हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका श्रीमंत एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम जो पढ़ेंगे वो ऐसा टॉपिक है जो कि आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। केवल यही नहीं, आपके जितने भी कंपटीशन एग्जाम होंगे, आपके बोर्ड एग्जाम से आगे भी बहुत ज़्यादा काम आएगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गाउस लॉ के बारे में हम आज पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम समझेंगे ऐसे कि जैसे मान लीजिए आपके पास कोई बल्ब होता है। बल्ब से जब रोशनी निकलती है कैसे निकलती है, वो चारों ओर निकलती है ऐसे। उसी प्रकार आपको जो डायग्राम दिख रहा है यहाँ पर, उसको आप ऐसे मानो जैसे मान लीजिए बीच में कोई लाइट सोर्स हो और उस लाइट सोर्स से चारों ओर क्या निकल रहा है, प्रकाश निकल रहा है। उसी प्रकार से यहाँ पर हम अभी लास्ट लेक्चर्स में पढ़ के आए हैं कि बीच में मान लीजिए कोई चार्ज प्रेजेंट हो। चार्ज मान लीजिए प्लस का क्यू ही है, और प्लस क्यू से चारों ओर क्या निकलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकलता है वो किसकी फॉर्म में निकलता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की फॉर्म में निकलता है। तो बस हमें क्या करना है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के नंबर्स को इस प्रकार से डिफाइन करना है कि मान लीजिए कोई सरफेस है और उस सरफेस में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजर रही हैं, पर साथ में एक वर्ड यूज करना है, वो है परपेंडिकुलर। अगर हमने ये कह दिया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी सरफेस परपेंडिकुलरली इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, किसी भी पृष्ठ में से निकलने वाली लंबवत विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या। इसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहेंगे। शुरू करते हैं अपना लेक्चर। इसमें देखिए सबसे पहले एरिया वेक्टर जो होता है उसके बारे में आपको ढंग से पता होना चाहिए कि एरिया वेक्टर होता क्या है। अब ऐसे मान लीजिए कि ये जो एक एरिया है, इस एरिया को अगर हमें वेक्टर फॉर्म में डिनोट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस एरिया के परपेंडिकुलरली इस प्रकार से हम डिफाइन कर सकते हैं। ये होगा एरिया वेक्टर की डायरेक्शन। मतलब जिधर ये एरिया देख रहा है उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन। और अगर हम उल्टा देखें तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन जो है वो क्षेत्रफल सदिश की जो दिशा है वो उस दिशा में होती है जिधर भी वो क्षेत्रफल है उसकी ओर। तो अब हम कह सकते हैं, इस डायग्राम में आप देख भी सकते हो कि जो एरिया वेक्टर जो होता है वो देखो आपके पास ये एरिया दिख रहा है, और इस एरिया के साथ में 90 डिग्री का कोण जो बनाता है वो जो वेक्टर होता है वो क्या कहलाता है, एरिया वेक्टर कहलाता है। हाँ, अगर इसके नीचे वाली सरफेस की हम बात करें तो वो एरिया जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। अगर आप ये जो छोटा सा एरिया आपको दिख रहा है तो उसका एरिया वेक्टर आपको बनाना होगा तो इस डायरेक्शन में होगा। हमें क्या करना होता है, बस लंबवत जो है या 90 डिग्री के ऊपर हमें एक वेक्टर खींचना है, और वही क्या बताएगा, एरिया वेक्टर को बताएगा। ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अब जितने भी टॉपिक बच गए हमारे पास उन सब में इसका रोल 100% आना है। तो एरिया वेक्टर को समझना बहुत जरूरी है। तो एक बार के लिए ऐसे मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही है, और आप अगर एरिया को इस प्रकार से रखोगे, इसमें से गुजरने वाली जितने भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं होंगी वो सारी सारी इसमें से पास करेंगी। तो एंगल कितना हो गया, एरिया वेक्टर जो होगा, आप इस डायग्राम से देख सकते हो, एरिया वेक्टर जो हो रहा है यहाँ पर वो इस दिशा में होगा, इस सरफेस के परपेंडिकुलर। और इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, तो एंगल कितना है इनके बीच में, 0 डिग्री का। तो अगर 0 डिग्री का एंगल होगा तब हम कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो मैक्सिमम है। पर अगर आप इसी प्रकार से देखो, जैसे आपको ये एरिया हो और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे गुजर रहा है और एरिया वेक्टर ऊपर की ओर है, यहाँ पर एंगल कितना है, 90 डिग्री है। सरफेस के अंदर से क्या कोई लाइन पास कर रही है, नहीं कर रही है। इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा उसको, जिसको हम फाई से दिखाते हैं, वो कितना होगा, 0 होगा। जो आपके डायग्राम में भी दिख रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है और यहाँ पर एंगल कितना है इन दोनों के बीच में, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में 90 डिग्री का है। अब ध्यान रखने वाली बात क्या है, ये इस सरफेस के पैरेलल तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, पर एरिया वेक्टर के साथ में इसका कोण कितना है, वो है 90 डिग्री का। तो डेफिनेशन देखो आप, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलरली, मतलब लंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसी भी सरफेस से, मतलब किसी भी पृष्ठ से जो निकलती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजरती हैं, उनकी संख्या जो है, नंबर है, वही क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाते हैं। पर परपेंडिकुलर गुजरना चाहिए। अब हम क्या कह सकते हैं, अब देखिए इसका जो मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है उसको हमें पढ़ना है। मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या कहता है, ई डॉट डी एस, ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। डॉट प्रोडक्ट है इसलिए हमेशा कौन सी क्वांटिटी मिलेगी, हमें स्केलर क्वांटिटी मिलेगी। तो यहाँ पर लिखा हुआ भी देखो, नेचर इसका क्या है, स्केलर क्वांटिटी होती है, अदिश राशि होती है। ई डॉट डी एस, ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, और डी एस क्या है, उस सरफेस का सरफेस एरिया। जैसे मान लो हमें इस पूरे सरफेस एरिया के अंदर से निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकालनी, तो हम क्या करेंगे, छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देंगे। जैसे मान लो ये जो है इसका डी एस वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन इधर है, तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है, तो हमने क्या निकाल लिया, इस छोटे से पार्ट में से निकलने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालिए, वो आएगा ई डॉट डी एस।
अब हम क्या करना है, इस पूरे के लिए निकालना होगा तो इसका क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। और ये जो सर्कल लगाया हुआ है इसका मतलब होता है क्लोज इंटीग्रल। किसी भी बंद पृष्ठ के लिए क्या करना होता है, फ्लक्स निकालना होता है। फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस, ये हो जाएगा सरफेस इंटीग्रल। तो आप इसकी डेफिनेशन ऐसे भी दे सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का सरफेस इंटीग्रेशन ही क्या कहलाता है, वो कहलाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट को अगर हम ओपन करें तो ए डॉट बी जैसे क्या होता है, वो होता है ए बी कॉस थीटा। उसी प्रकार से ई डी एस क्या हो जाएगा, ई डॉट डी एस ई डी एस कॉस थीटा। यहाँ पर क्या रहेगा, इंटीग्रेशन का साइन रहेगा। थीटा जो है वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर, ये जरूर ध्यान रखने वाली बात है, कई बार हम इसको भूल जाते हैं, तो ये याद रखना है। एसआई यूनिट जो होता है वो इसका क्या आएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, और डायमेंशन जो है वो 1 3 -3 -1, इस प्रकार से हो जाएगी। अब हम ये देखना है पॉजिटिव फ्लक्स, नेगेटिव फ्लक्स और जीरो फ्लक्स का मतलब क्या है। ऐसे मानो, जैसे मान लो इसका ये जो सरफेस एरिया है इसकी डायरेक्शन बाहर की ओर है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस भी है वो इसी प्रकार से आगे की ओर आ जाए, तब तो हम क्या कहेंगे, इन दोनों के बीच में सेम डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और ये उल्टा हो, जैसे इस एरिया की हम बात करें, आपकी ओर ये डायरेक्शन है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किधर आए, अंदर की ओर जाएं, दोनों की अपोजिट डायरेक्शन हो, मतलब एंगल हो 180 डिग्री का, तब हम क्या कहेंगे, जो फ्लक्स है वो नेगेटिव है। तो अगर कोई एक्यूट एंगल बन रहा है, जैसे एरिया वेक्टर ऊपर की ओर है, इसी एंगल से कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है, तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो ये हो गया ds, एरिया वेक्टर हो गया ds, और इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर आप कंपोनेंट लोगे तो वो आएगा e cos थीटा। इन दोनों का आप मल्टीप्लीकेशन करोगे तो क्या आएगा, e cos थीटा मल्टीप्लाई बाई ds, और ये बन जाएगा वही e ds cos थीटा। इसकी वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। एंगल जब तक थीटा की वैल्यू जो है वो 0 to 90 रहती है, आपको पता है cos जो है वो 0 to 90 में क्या आता है, वो आता है पॉजिटिव। और 0 92 अगर 180 होगा, मतलब क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में कोई इसका कंपोनेंट हो, इसका एरिया वेक्टर जो है वो ऊपर की ओर है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो नीचे की ओर जा रही हैं, तो एंगल जो हो गया वो 90 to 180 के बीच में है, ऑब्ट्यूस एंगल है, अधिक कोण है। तो हम कह सकते हैं नेट फील्ड लाइंस आर एंटरिंग द सरफेस। मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पर सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर कर रही हैं, और जबकि अगर बाहर निकल रही हो तो हम उसको क्या बोलेंगे, पॉजिटिव। एंटर करेंगे तो क्या बोलेंगे, नेगेटिव। और मान लीजिए कहीं पर भी कुछ नहीं हो रहा है, एंगल 90 डिग्री का चल रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि जीरो फ्लक्स। पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो को हम अगर एक शब्द में याद रखें तो लीविंग, मतलब निर्गत जो होगा, निकलने वाला उसको हम पॉजिटिव लेते हैं, आने वाले को हम क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं, और कहीं भी नहीं निकल रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, पैरेलल जब होता है तब क्या होता है, जीरो होता है। अब हमें ये समझना पड़ेगा कि ओपन सरफेस और क्लोज सरफेस का मतलब क्या होता है, क्योंकि अगर हम इसको नहीं समझ पाएंगे तो हमें गाउस लॉ का जो फंडामेंटल जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आएगा ही नहीं। ओपन सरफेस देखो इसका मतलब क्या है, जैसे मान लो ये खुली सरफेस है, कहीं से बंद नहीं हो रही है, बंद होगी तो इस प्रकार की कोई डिजाइन आपके पास बनेगी। अब वो चाहे हो सकता है स्फेयर हो या कोई और, जैसे क्यूब होता है, घन होता है, वो बंद होता है। जो भी ओपन सरफेसेस होती हैं वो मोस्टली 2D होती हैं, और क्लोज जो होती हैं वो लगभग 3D होती हैं। ये जो है इसमें आप देखो इसके दो सरफेस निकलते हैं, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। नीचे वाले के एरिया वेक्टर आपको अलग मिलेंगे और ऊपर वाले के एरिया वेक्टर अलग मिलेंगे। यहाँ पर हमेशा क्या लेना है, पर हमेशा क्लोज सरफेस का जो एरिया वेक्टर है वो बाहर की ओर ही लेना है, आपको अंदर की ओर नहीं काउंट करना है। इसमें नीचे लिखा हुआ है देखो, नो डिफाइन इनसाइड और आउटसाइड, मतलब अंदर क्या है बाहर क्या, उससे मतलब नहीं है, पर इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, एरिया वेक्टर कैन बी चूजन इन द ईदर परपेंडिकुलर डायरेक्शन, चाहे तो ऊपर ले सकते हैं, कई बार नीचे ले सकते हैं, पर इसमें एरिया वेक्टर को हमेशा स्ट्रिक्टली टेकन एज द आउटवर्ड पॉइंटिंग नॉर्मल, हम हमेशा बाहर की ओर लंबवत ही लेना पड़ता है। यहाँ पर तो एंगल जो है हर जगह 90 डिग्री का है, तो हमें 90 डिग्री के हिसाब से ही इसको काउंट करना पड़ता है। इस लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन हर साल रिपीट होता है, वो है गाउस लॉ का। गाउस ने क्या किया था, गाउस ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को ही अपनी लैंग्वेज में इजी कर दिया था, कोई नया फॉर्मूला नहीं लेके आया। जब इसके वेरिफिकेशन को हम देखेंगे तो इसके पास कोई नया तरीका नहीं था, इसने बस फिजिक्स में थोड़ी सी केमिस्ट्री लगाई थी, एक फॉर्मूले को उठाया दूसरे फॉर्मूले में लगाया, नया फॉर्मूला अपना बना के दे दिया। और वो क्या था, वो ये था कि मान लीजिए कि अपने पास एक क्लोज सरफेस है, उस क्लोज सरफेस में से निकलने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है, वो चारों जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलता है फाई, उस फाई की वैल्यू कितनी होती है, इस पूरे क्लोज सरफेस के अंदर कितना चार्ज प्रेजेंट है, तो उसको हमने मान लिया क्यू इनक्लोज्ड, परिबद्ध जिसको हम बोलते हैं, अंदर कितना चार्ज है अपॉन एरिया वैक्यूम की जो परमिटिविटी होती है, उन दोनों का रेशियो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है। उसने ये कह दिया फाई जो होता है, जो कि हमने अभी
अभी हम बढ़ के आए हैं, फाई जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का सरफेस इंटीग्रल होता है, और उसकी वैल्यू किसके बराबर आ रही है गाउस नियम के अनुसार, वो आ रही है क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू एनक्लोज क्या है, उस पूरे सरफेस में जो अपने क्लोज सरफेस है उसके अंदर टोटल कितना चार्ज प्रेजेंट है। एप्सिलॉन नॉट क्या है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब ये देखिए हमने अभी पढ़ा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, वो होता है के। तो यहाँ से अगर आप इन दोनों को एक्सचेंज करोगे तो क्या बनेगा, 1/4 पाई के इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट। इस एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आप यहाँ पर अगर रखोगे तो ये आएगा 1/4 पाई के, 4 पाई के जाएगा ऊपर तो ये बन जाएगा 4 पाई के इंटू क्यू इनक्लोज्ड। तो ये भी एक अल्टरनेट फॉर्म इसकी हमें याद करनी होती है। अब हम इसका वेरिफिकेशन अगर देखें, वेरिफिकेशन के लिए हमने ये मान लिया कि हमारे पास एक पॉजिटिव क्यू चार्ज है, इसको हमें सबसे पहले क्या करना है, इनक्लोज करना है। किसके अंदर, एक गाउस के सरफेस, गाउसियन सरफेस के अंदर इनक्लोज करना है। तो ये हमने क्या कर दिया, इस पूरे सरफेस के अंदर इनक्लोज कर दिया। इस सरफेस के ऊपर कहीं ना कहीं हमने छोटा सा एक एलिमेंट लिया है, सरफेस एलिमेंट लिए, और इसकी डायरेक्शन किधर होगी, इसके 90 सरफेस के 90 डिग्री के एंगल के ऊपर होगी। और हमें यह भी पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो क्यू से हमेशा किधर निकलती हैं, बाहर की ओर निकलती हैं। अब बाहर की ओर जब निकलेंगी, उस दोनों के बीच का, हालांकि ये अलग अलग दिखाई गई हैं, पर इन दोनों के बीच में एंगल जो है थीटा, वो कितना है, वो 0 डिग्री का है। दोनों सेम डायरेक्शन में ही बाहर निकलेंगे। तो हम अगर ये निकाल लें कि इसके अंदर से निकलने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है, विद्युत फ्लक्स कितना है, तो हम क्या करेंगे, इस पूरे के लिए इसका सरफेस इंटीग्रेशन कर देंगे। तो अज्यूम प्लस क्यू एट सेंटर ऑफ स्फीयर रेडियस आर, ई एंड डी एस वेक्टर आर पैरेलल। मतलब क्या है, ई वेक्टर आपको देखो डायग्राम में अलग जरूर दिखाए गए हैं, पर ई वेक्टर और डी एस वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, वो 0 है, मतलब एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो हम क्या करेंगे, फाई जो होता है वो ए डॉट डी एस होता है, ई डॉट डी एस इज इक्वल टू ए डी एस कॉस थीटा। अगर हम इसको डॉट प्रोडक्ट ओपन करेंगे तो ई डी एस कॉस थीटा, और थीटा कितना रहा है, 0 डिग्री है। कॉस 0 कितना होता है, कॉस 0 होता है 1। तो हम क्या कह सकते हैं, और साथ में ई जो है, ई का फॉर्मूला क्या होता है, ई का फॉर्मूला होता है के क्यू अपॉन स्मॉल आर का स्क्वायर। तो जहां पर भी इस सरफेस के ऊपर स्मॉल आर की वैल्यू सेम है, वहां पर ई क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा। इसलिए हम इस ई को क्या लिख सकते हैं, बाहर लिख सकते हैं। जैसे हम इस ई को बाहर लिखेंगे, ये क्या बनेगा, फाई इज इक्वल टू ई इंटीग्रेशन डी एस। इंटीग्रेशन डी एस का मतलब क्या है, जितने भी ऐसे स्मॉल एलिमेंट्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं, उन सभी एलिमेंट्स को हमें क्या करना है, जोड़ना है। जोड़ते ही हमें क्या मिलेगा, इसका पूरे का सरफेस एरिया मिल जाएगा। स्फेयर का सरफेस एरिया कितना होता है, 4 पाई r²। वो हम यहाँ पर पुट कर देंगे इस डी एस की जगह। तो अब हमने आगे क्या लिख दिया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ई की वैल्यू क्या है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो के को हम क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और साथ में इंटीग्रेशन डीएस क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। ये दोनों वैल्यू जब हम यहाँ पर पुट करेंगे तो क्या बनेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो लास्ट में क्या बचेगा, फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब कुछ फैक्ट्स होते हैं, इन पे आपके एमसीक्यू या फिल इन द ब्लैंक्स में आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं गाउस लॉ के बारे में। पहली बात तो ये साइज और शेप से इंडिपेंडेंट होता है। मतलब गॉसियन सरफेस की जो गाउसी पृष्ठ है उसकी आप साइज या शेप कैसे लेते हो, उससे कोई फर्क इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर नहीं पड़ता। साथ में पोजीशन क्या है, मतलब इस पूरे के अंदर, जैसे मान लो ये गॉसियन सरफेस है, इसके अंदर प्लस क्यू यहाँ पर है, ये यहाँ पर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमें तो इतना देखना है कि इस पूरे सरफेस के अंदर कितना चार्ज प्रेजेंट है, केवल हमें उसको जोड़ना है। और जोड़ते कैसे हैं, हमने वो पहले पढ़ चुके हैं, एडिटिविटी ऑफ चार्जेस के प्रॉपर्टी के अंदर। साथ में एक्सटर्नल चार्ज इग्नोर्ड, मतलब क्या है कि इसके अंदर कितना चार्ज है हमें उससे मतलब है, इसके बाहर कितना चार्ज होगा हमें उससे कोई ध्यान नहीं देना है, चाहे वो कितना ही बड़ा चार्ज क्यों ना हो। दूसरा, साथ में डाइपोल वाले टाइम में देखो, डाइपोल जब जितने भी मान लो अपने डाइपोल ही प्रेजेंट है, डाइपोल में क्या होता है, एक प्लस क्या होता है, दूसरा माइनस का होता है। तो टोटल चार्ज हम करेंगे एक प्लस दूसरा माइनस, टोटल चार्ज कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। जब टोटल चार्ज ही 0 है तो गाउस लॉ क्या होता है, फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू की वैल्यू अगर 0 है तो फाई की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। मतलब नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, 0 का। और सेम ये लिख रखा है, पांचवा जो पॉइंट है वो है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की लाइन जितनी अंदर एंटर कर रही है, अगर उतनी बाहर निकल जाए तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो आज का लेक्चर हम यहीं पढ़ेंगे। अगले लेक्चर में अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर लीजिएगा। थैंक यू।